दोस्तों सभी को नमस्कार। आप फिर से नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में हैं। आज हमारे साथ एक नया और बहुत ही ख़ास मेहमान है, वही युवा जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर से हमारे पास अपनी प्रैक्टिस के लिए आया है। उनका नाम मिखाइल है, उनकी उम्र सिर्फ़ 15 साल है और वे पहले से ही एयरशिप्स में बहुत गहरी रुचि रखते हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा मिखाइल, ये पूरी कहानी। ऐसा कैसे हुआ कि तुमने एयरशिप्स में इतनी दिलचस्पी लेना शुरू किया? तुम्हें कैसे पता चला कि नई पीढ़ी के एयरशिप जैसा कोई प्रोजेक्ट है? तुमने हमें कैसे ढूँढा और यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें कैसे सफलता मिली? हाँ, दरअसल हमारे स्कूल में 10वीं और 11वीं कक्षा के छात्र अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपनी चुनी हुई थीम पर व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स, और मैंने सितंबर के महीने में एयरशिप्स पर अपनी थीम चुनी थी। तो जैसे कि क्लास में सभी एक दूसरे की थीम्स जानते हैं, और एक बार शाम को, शायद मार्च में, मेरे दोस्त ने लिखा, देख मैंने ऐसी कंपनी ढूंढी है, और उसने एरोनोवा की लिंक भेज दी। तो उसने कहीं इंटरनेट पर ढूँढा और तुम्हारे साथ शेयर किया। फिर मैंने देखा कि आखिर ये कंपनी है क्या और ये कैसे काम करती है। वाक़ई एयरशिप्स। हाँ, ये सच में एयरशिप्स हैं। मुझे इसमें काफ़ी दिलचस्पी हुई, मैंने समझा कि ये कंपनी बहुत बड़ी नहीं है और वहाँ एक इंटर्नशिप पाने का अच्छा मौका है। कोई बहुत बड़ी कंपनी, जैसे कि पता नहीं हमारे स्तर की शायद ही किसी स्कूल के बच्चे को लेगी। कम से कम संभावना कम होती है। तो फिर तुमने जानकारी भेजी। हाँ, मैंने स्कूल में इंटर्नशिप के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति को आवश्यक जानकारी भेजी और हम सफलतापूर्वक सहमत हो गए और एक समझौता कर लिया। बहुत बढ़िया। सच कहूँ तो ये वाक़ई शानदार है कि तुम्हें कोई कंपनी मिल गई और ये और भी अच्छा है कि हम तुम्हें यहाँ आकर भाग लेने और देखने का मौका दे सके कि यहाँ सब कुछ अंदर से कैसे चलता है। आखिर एयरशिप्स ही क्यों? तुम्हारी इस तरह के ट्रांसपोर्ट में रुचि कैसे जगी और ये रुचि तुम्हें कब से है? असल में अब मुझे ठीक से याद नहीं कि यह कब की बात है, बहुत पहले की, शायद जब मैं 8वीं कक्षा में था, मुझे पहली बार यह पता चला कि दुनिया में ऐसा भी एक अद्भुत और अनोखा ट्रांसपोर्ट का तरीका मौजूद है। ये जानकारी मिलते ही मुझे यह विचार बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मनमोहक लगा। कल्पना कीजिए, ऐसे विशालकाय और भव्य उड़ते हुए जीव, जो किसी विशालकाय व्हेल या किसी भव्य जहाज़ की तरह दिखते हों, हवा में तैरते हुए। फिर समय बीतता गया, मैंने भौतिकी पढ़ी, इंजीनियरिंग में रुचि ली और समझा कि एयरशिप्स असल में फ़ायदेमंद हैं। ये सस्ते हैं, ज़्यादा व्यावहारिक हैं और इन्हें किसी ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। यानी तुमने इस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया, समझा ये कैसे काम करता है, इसमें कौन से सिद्धांत इस्तेमाल होते हैं और फिर ये निष्कर्ष निकाले। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से, ये एक बहुत ही अच्छा विचार है। असल में इसी तरह तुम्हारी इसमें रुचि पैदा हुई। मुझे पता है कि तुमने स्कूल में इस विषय पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया था और अब भी उसे जारी रखे हुए हो, या वो कोई दूसरा प्रोजेक्ट था? वो प्रोजेक्ट ठीक 8वीं कक्षा में था। आठवां। शायद उससे कुछ समय पहले ही मेरी इसमें बहुत अधिक दिलचस्पी जगी थी और मैं इसमें पूरी तरह से बहुत ज़्यादा डूब गया था। ये प्रोजेक्ट मूल रूप से एक विस्तृत रिपोर्ट थी जिसमें विस्तार से बताया गया था कि आखिर एयरशिप्स क्या होते हैं, वे कैसे अस्तित्व में आए, कैसे काम करते हैं और भविष्य में उनके विकास की क्या-क्या संभावनाएं हैं। और उसमें एक प्रायोगिक हिस्सा भी था। शुरुआत में मैं एक वैक्यूम एयरशिप बनाना चाहता था, जिसमें एक सख्त ढांचा हो और वह रिमोट कंट्रोल से चले, लेकिन बाद में यह पता चला कि कचरे के बैग 10 टन प्रति वर्ग मीटर के अत्यधिक दबाव को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। मैंने अपनी महत्वाकांक्षाएं थोड़ी कम कर दीं और वायर और कपड़े से बनी एक एयरशिप की मॉडल बनाई, जो काम नहीं करती थी। यानी कि ये सख्त प्रकार की थी। हाँ। क्या तुमने इसे सामान्य हवा से भरा था, यानी ये तुम्हारा एक तरह का मॉडल था? हाँ, वह बस एक स्टैंड मॉडल थी, जो केवल खड़ी रहती थी और उड़ती नहीं थी, लेकिन यह मॉडल आज भी मेरे पास है। अब जब मैं 10वीं कक्षा में हूँ, तो मुझे यह पूरी तरह से समझ आ गया है कि मैं इसे वास्तव में खुद बना सकता हूँ और ये एक बहुत ही रोमांचक विचार है। अब एक काम करने वाली एयरशिप जो उड़ सकती है। ना तो वह सख्त है, ना ही वैक्यूम वाली, लेकिन उड़ती है और रिमोट कंट्रोल से चलती है। तो अब तुम इसी पर भी काम कर भी रहे हो। हाँ, मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। इसकी बाहरी परत पूरी तरह से तैयार है, हालांकि शरारती बिल्लियों ने उसे थोड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। हाँ, बाहरी परत उच्च गुणवत्ता वाली पॉलीथीन की बनी हुई है। गोंडोला और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली भी अब पूरी तरह से तैयार है। अब सिर्फ पूंछ का अंतिम हिस्सा बनाना बाकी है। मैंने इसे बनाने की कई कोशिशें की हैं। वास्तव में एक बार मैंने 2 सेंटीमीटर मोटे थर्मोकोल से बनाया था, क्योंकि उस समय इससे पतला मुझे कुछ भी उपलब्ध नहीं मिला था।
और पता चला कि अगर मुझे पूँछ के हिस्से का वज़न महसूस नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका वज़न नहीं है, क्योंकि 200 ग्राम का वज़न मुझे महसूस नहीं होता। लेकिन क्या ये एयरशिप में होगा? हाँ, लेकिन मैंने 200 ग्राम वज़नी एक पूँछ बनाई थी, जो कि उपयुक्त नहीं थी। फिर मैंने बालसा और पॉलीथीन से एक नई पूँछ का निर्माण किया। ये रहा बालसा का ढाँचा, जिस पर पॉलीथीन चढ़ाया गया है। यानी तुमने प्रयोग किए थे? हाँ, दुर्भाग्य से वह पर्याप्त मज़बूत बिल्कुल भी नहीं थी और पूरी तरह से टूट गई। देखिए, अब आखिरकार मुझे सही मोटाई वाला फ़ोम, जो कि 3 मिलीमीटर का है, कहाँ से खरीदना है, ये पूरी तरह से मिल गया है और अब वह वर्तमान में मँगवाया जा रहा है। यानी अभी तुम्हारे यहाँ असेंबली की प्रक्रिया चल रही है। ज़रा बताओ कि यहाँ तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी रही? तुमने यहाँ हमारे साथ बिताया मतलब 2.5 हफ़्ते। लगभग 2.5 हफ्ते। क्या आप कृपया संक्षेप में साझा कर सकते हैं? सबसे पहले आपका अनुभव यहाँ कैसा रहा? यहाँ का माहौल कैसा है? टीम कैसी है? आपने यहाँ क्या-क्या महत्वपूर्ण कार्य किए? कृपया 2 शब्दों में बताइए। हाँ, टीम और ऑफ़िस बहुत शानदार हैं, ख़ासकर मुझे कॉफ़ी मशीन बहुत पसंद आई। शुरू के मतलब 1.5 हफ़्ते तक मैं बोरोडिन्स्की के साथ था। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसी ही चीज़ों का विभाग है। वहाँ मैंने एक रेडियो बग बनाया। ये असल में एक सुनने वाला उपकरण है और एक रेडियो रिसीवर भी बनाया। रेडियो रिसीवर वास्तव में काम करता है, हालाँकि थोड़ा अजीब तरह से, बहुत ही अजीब तरीके से, लेकिन उसमें सिर्फ़ एक ही ट्रांजिस्टर है। यह औसतन 5 गुना कम है, जो कि एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय अंतर है बग्स में है, रिसीवर्स में। रिसीवर्स में ही हाँ। बस बाकी हफ्ते में मैंने 3D मॉडलिंग और 3D प्रिंटिंग का विस्तृत अध्ययन और अभ्यास किया और इसी दौरान मैंने विशेष रूप से एयरशिप्स के टेल असेंबली के लिए कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक पार्ट्स का सफलतापूर्वक निर्माण किया। यानी तुमने उन्हें खुद कंप्यूटर पर मॉडल किया? हाँ। क्या इससे पहले तुम्हारे पास 3D मॉडलिंग का कोई अनुभव था? क्या तुमने पहले कभी काम किया है? कभी बहुत पहले, वह भी बिल्कुल स्पष्ट और विस्तृत चरण दर चरण मार्गदर्शन में, जो कि बहुत ही सहायक था। क्या ये किसी स्कूल या किसी संस्थान में था या ये तुम्हारा एक निजी शौक था, यूँ कहें? यह एक प्रोग्रामिंग क्लब था और वहाँ पर 3D मॉडलिंग का एक बहुत ही छोटा सा परिचय कराया गया था। बस असल में अनुभव जैसा कुछ भी खास था ही नहीं, यानी जो भी थोड़ा बहुत था, वह बहुत ही थोड़ा था, न के बराबर। और मैंने एयरशिप्स के रडर्स के लिए विशेष माउंटिंग बनाई, यानी वे महत्वपूर्ण पुर्जे जिनसे चलने वाले रडर्स एयरशिप की स्थिर टेल असेंबली से मजबूती से जुड़ेंगे और उसे नियंत्रित करने में मदद करेंगे। मुझे ऐसा ही लगता है ये तुम्हारी उसी मॉडल के लिए हैं जिसे तुम अभी विकसित कर रहे हो। और मैंने इसी मॉडल के लिए टेल असेंबली के लिए भी माउंटिंग बनाई। ये 4 मुलायम फ़ोम शीट्स से बनेगा और मैंने एक विशेष पुर्जा बनाया है जो इन सभी शीट्स को मजबूती से एक साथ जोड़ेगा, जिससे ये पूरी तरह से स्थिर और टिकाऊ बन सके। क्या तुम्हारे पास 3D मॉडल क्या तुमने उन्हें प्रिंट कर लिया है? प्रिंट कर लिया है, इन्हें साथ ले जाया जा सकता है और मौजूदा मॉडल में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें खुद एयरशिप्स को अपनी आँखों से देखने का कभी मौका मिला? हाँ, प्रैक्टिस के दूसरे दिन मैं नोविंकी के हवाई अड्डे गया था, जो कि एक बड़ा और महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। मुझे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वह मेरी पहली उड़ान थी या नहीं, क्योंकि उस समय मैं बहुत उत्साहित था। नहीं, वह पहली उड़ान बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वह नोविंकी में हमारी आखिरी और अंतिम उड़ान थी। इसलिए वास्तव में ये बहुत ही शानदार और अद्भुत है कि किस्मत ने हमारा साथ दिया और तुम्हें वह सुनहरा मौका मिल गया जब हम नोविंकी में अपने आखिरी परीक्षण कर रहे थे। क्योंकि अब हम वहाँ से जा चुके हैं और दूसरे हवाई अड्डे पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसीलिए ये बहुत अच्छा है कि तुम्हें इन 2 हफ्तों में वह पल देखने को मिल गया, क्योंकि ये बहुत अफ़सोस की बात होती अगर तुमने प्रैक्टिस की होती और एयरशिप्स को नहीं देखा होता। उस दिन मौसम काफ़ी मुश्किल था, आखिरी समय तक समझ नहीं आ रहा था कि हम उड़ान भरेंगे भी या नहीं। शुरुआत में वहाँ धूप थी, आसमान साफ था और हवा भी नहीं थी, लेकिन उसी समय एयरशिप्स के साथ कुछ सेट किया जा रहा था। मेरी समझ के अनुसार वे थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल का मैकेनिज़्म पूरा कर रहे थे। फिर जब वह पूरी तरह से पूरा हो गया, तो बहुत भारी बारिश और तेज़ हवा आ गई। लगभग तूफ़ानी मौसम हो गया था, लेकिन अंततः सब कुछ शांत हो गया और हम उड़ान भर पाए। क्या तुमने कुछ और तस्वीरें लीं? हाँ, यादगार के लिए रह जाएँगी। बहुत बढ़िया। थोड़ा और विस्तार से बताओ, तुम्हारी ये स्कूल एक साधारण विद्यालय है या फिर कोई विशेष प्रकार का शिक्षण संस्थान है, जो किसी खास शैक्षिक दिशा या विशिष्ट क्षेत्र में केंद्रित है शायद?
मैं एक निजी स्कूल में पढ़ता हूँ जिसमें कोई खास या विशिष्ट विशेषज्ञता नहीं है। मतलब ये वास्तव में बस एक सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाली स्कूल है, लेकिन यह एक निजी संस्थान है। वहाँ लगभग 200 छात्र और कर्मचारी हैं, कक्षाएँ काफ़ी छोटी हैं और इससे ऐसा लगता है कि कक्षा में सभी लोग एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। हमारी कक्षा में 16 छात्र हैं। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे यहाँ लगभग 30 छात्र थे, कम से कम मेरी अपनी कक्षा में तो इतने ही थे। मुझे ऐसा ठीक से समझ में आता है कि 10वीं कक्षा में स्कूल विभिन्न संस्थानों में प्रैक्टिकल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है ना? असल में ऐसा होता है कि हम मूल रूप से शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने के बाद 10वीं कक्षा में औद्योगिक प्रैक्टिकल करते हैं, लगभग 2.5 हफ्ते के लिए। और मुझे किस्मत से यह प्रैक्टिकल यहीं करने का मौका मिला। स्कूल खुद ही संगठनात्मक जिम्मेदारियां लेता है, यानी वह संस्थाओं से संपर्क करता है और छात्रों के लिए प्रैक्टिकल कराने की संभावना के बारे में बातचीत करता है। हाँ, ऐसी सुविधा भी उपलब्ध है। यानी स्कूल या तो छात्रों को खुद यह करने का सुझाव देता है या फिर अपनी मदद की पेशकश करता है। तो कुल मिलाकर उन्होंने इस बात को कैसे लिया कि डिरिजेबल कंपनी में ऐसी प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और तुम वहाँ जाने वाले हो? क्या तुमने वहाँ जाने की पहल खुद दिखाई? ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो कि शायद ये संभव ना हो, चलो कुछ और ढूंढते हैं? शायद ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तुम्हारा समर्थन किया, बोले, "बहुत अच्छा, शाबाश, अच्छा किया कि खुद कंपनी ढूँढ ली।" वहाँ कई बच्चों को पता ही नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है और कुछ लोगों का तो यह मामला प्रैक्टिकल शुरू होने के कुछ दिन पहले ही सुलझा। यानी एक जगह पर स्वीकार नहीं किया गया, फिर जल्दी-जल्दी दूसरी जगह ढूँढनी पड़ी। मेरे मामले में सब कुछ बिल्कुल ठीक था और कोई समस्या नहीं थी। मैंने तुरंत तय कर लिया, तुरंत सब कुछ ढूँढ लिया। तुम्हें हमारी कंपनी से जवाब कितनी जल्दी मिल गया था? लगभग एक पूरे हफ्ते के अंदर। वहाँ पर बस काफ़ी सारी अनावश्यक देरी हो गई थी। मतलब सबसे पहले मैंने उस व्यक्ति को लिखा जो स्कूल में इस पूरे मामले के लिए ज़िम्मेदार है। फिर उस व्यक्ति ने संबंधित कंपनी को लिखा, फिर कंपनी की तरफ से जवाब आया, तो हाँ, मुझे लगभग एक पूरे हफ्ते के बाद ही आखिरकार जवाब मिला। माता पिता ने इस बात पर कैसे प्रतिक्रिया दी कि बेटे को कहीं मॉस्को जाना होगा, किसी एयरशिप कंपनी में प्रैक्टिस के लिए भेजना होगा? पता चला ऐसी कंपनियां भी होती हैं। मेरे पापा तो वैसे भी अक्सर काम के सिलसिले में मॉस्को जाते रहते हैं, तो उन्होंने इसे काफ़ी सहजता से लिया। साथ ही यहाँ माता-पिता के कुछ जानने वाले और दोस्त भी हैं। कुल मिलाकर अपने आप रहना एक अनोखा अनुभव है। ऐसा लगता है यह मेरे लिए जैसे वयस्क जीवन का एक महत्वपूर्ण टेस्ट पीरियड था, क्योंकि काम भी काफ़ी था और माता-पिता के बिना अकेले रहना भी। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तुम्हें अच्छा लगा, है ना? सबसे ज़रूरी बात, हाँ। कोई भी नहीं आता ये कहने के लिए कि तुम्हारे फर्श पर मौजों की एक पतली सी परत आखिर क्यों बिछी हुई है। मतलब इस बारे में रिश्तेदारों ने कोई भी शिकायत नहीं की? हाँ, तुम ये पर्त अपने साथ ले आए हो। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। समझ गया। बताओ, स्कूल में और भी कोई वास्तव में दिलचस्प प्रोजेक्ट थे बच्चों के, या कोई कहाँ इंटर्नशिप कर रहा था या आज भी कर रहा है? यानी क्या कोई आज भी कर रहा है? असल में ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप से जुड़े नहीं थे, ये तो मेरे साथ ही ऐसा हुआ। और अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें, एक लड़के ने पल्सेटिंग एयर जेट इंजन बनाया था। वाह, ये दिलचस्प है। हाँ, यह जेट इंजनों के सबसे पुराने प्रकारों में से एक है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया गया था। इसकी एक प्रमुख खासियत यह है कि यह बहुत ही साधारण है और इसमें बिल्कुल शून्य चलने वाले हिस्से होते हैं, जो इसे अविश्वसनीय रूप से विश्वसनीय बनाते हैं और इसकी रखरखाव को भी बहुत आसान बनाते हैं। और भी कुछ बहुत ही दिलचस्प था। 2 युवा लड़कियां थीं, जो चेखव की एक कहानी पर एक फ़िल्म बना रही हैं। बस। और ऐसा लगता है कि बस इतना ही सब कुछ वास्तव में था और कुछ नहीं। कुल मिलाकर मैं फिर से दोहराऊंगा कि यह बहुत अच्छा है कि तुमने ऐसी पहल दिखाई। ये भी शानदार है कि तुमने एयरशिप्स में रुचि लेना शुरू किया और हमें ढूंढ लिया। और यह दोगुना अच्छा है कि ऐसी एक अद्भुत संभावना बनी तुम्हें हमारे यहाँ यौमई हमारी कंपनी में यह इंटर्नशिप प्रैक्टिस करने का एक शानदार मौका देने की। मिखाइल, क्या तुमने अपनी आगे की गतिविधियों के बारे में कुछ तय किया है? तुम खुद को स्कूल के बाद कहाँ देखना चाहोगे? अभी तुम्हारा 10वां क्लास है, आगे 11वां भी है ना? तो क्या तुमने पहले से सोचा है कि आगे कहाँ जाना है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है?
हाँ, सबसे अधिक संभावना है कि मैं एरोस्पेस क्षेत्र में एक इंजीनियर बनूंगा। मुझे लगता है कि यह फिलहाल एक काफ़ी अप्रचलित दिशा है, लेकिन इसमें बहुत अधिक संभावनाएं और अवसर हैं। मसलन, मेरी कक्षा में मैं लगभग अकेला हूं जो तकनीकी क्षेत्र में जाने की सोच रहा है। यानी ज़्यादातर लोग तो मानवीय ह्यूमैनिटीज़ क्षेत्रों में ही जा रहे हैं। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है जब न्यूरल नेटवर्क्स और एक कदम आगे बढ़ेंगे। बताओ, 11वीं कक्षा में भी क्या कोई ऐसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल या विशेष प्रोजेक्ट्स की योजना है जिन्हें स्कूल में विधिवत रूप से प्रस्तुत करना होगा? हाँ, 11वीं कक्षा में निश्चित रूप से सामाजिक प्रैक्टिस होगी। अभी मेरी वर्तमान में इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस चल रही है। इसमें मैं खुद को वास्तविक कार्यस्थल पर आजमा रहा हूँ और यह मुख्य रूप से मेरे व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है। और सामाजिक प्रैक्टिस, यह कुछ हद तक इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस जैसी ही है, लेकिन इसमें काम उन संगठनों में होता है जो विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों या मानसिक विकारों से पीड़ित लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें सहायता प्रदान करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। और साथ ही सर्दियों में इसी एयरशिप्स प्रोजेक्ट की प्रस्तुति भी होगी। जो तुम अभी विकसित कर रहे हो, उस समय तक शायद तुम उसे पहले ही पूरी तरह से विकसित कर चुके होंगे और उसका उपयोग भी कर रहे होंगे। हाँ, उस समय तक मैं उसे शायद पूरा भी कर लूँगा और उस पर उड़ान भरने का भी मौका मिल जाएगा। असल में यह उड़ानों के लिए इंडोर कमरे के अंदर ही बनाया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो इसकी बाहरी परत पॉलीइथिलीन की है, जो गैस को ठीक से रोक नहीं पाती। दूसरी बात, हवा। दूसरी बात, हाँ, हवा, इसमें दबाव बहुत कम है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और शायद इंजन भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। क्या तुमने इसे पहले ही टेस्ट किया है? एयरशिप्स का कुल वजन लगभग 1 किलोग्राम है और इसका इंजन 500 ग्राम तक की थ्रस्ट प्रदान करता है। ऐसे एयरशिप्स के लिए और भी। हाँ, लगभग हेलीकॉप्टर जैसा। ये वाकई बहुत ज़्यादा है, हाँ। बाद में इस विशालकाय एयरशिप की टेस्ट फ्लाइट का वीडियो कहीं न कहीं निश्चित रूप से अपलोड किया जाएगा। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा और अत्यंत विशाल जिम्नेजियम है, जो 2 मंजिल ऊंचा है और सच में बहुत ही ज़्यादा विशाल है। और ऐसा लगता है कि वह ऐसे बड़े एयरशिप की उड़ान के लिए एकदम उपयुक्त है। वहाँ तो शायद नोवा 01 भी आसानी से उड़ सकती है। तो क्या तुम वहीं इसकी कार्यक्षमता दिखाओगे? हाँ, सबसे अधिक संभावना है। और वहीं पर प्रेजेंटेशन भी होगी, है ना? नहीं, प्रेज़ेंटेशन दूसरे बड़े हॉल में होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ भी इसे उड़ाने का एक शानदार मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया। तुम इसके लिए क्या लक्ष्य रख रहे हो? बस इतना कि वह उड़ सके? बस इतना कि वह उड़ सके और नियंत्रित हो सके। बहुत बढ़िया। मिखाइल, तुम्हें और क्या पसंद है? इंजीनियरिंग में तुम्हारी गहरी रुचि के अलावा तुम्हारी आम जिंदगी में और कौन-कौन से शौक हैं? क्या तुम कोई खेल खेलते हो या तुम्हारी कोई और खास हॉबी है जिसके बारे में तुम बताना चाहोगे? शौक की बात करें तो शायद ये भी इंजीनियरिंग से जुड़ा है, लेकिन मैं आर्डुइनो जैसी एक बहुत ही दिलचस्प और उपयोगी चीज़ में दिलचस्पी लेने लगा हूँ। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है और मूल रूप से ये एक ऐसी एलिमेंट्री बेस है जो आपको उन विभिन्न पुर्जों से जो बाजार में आसानी से उपलब्ध होते हैं और अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, लगभग कुछ भी बनाने की अद्भुत और असीमित सुविधा प्रदान करती है। यहाँ तक कि मान लीजिए एयरशिप्स, मेरे पास एयरशिप्स भी आर्डुइनो बेस्ड हैं, से लेकर पता नहीं गेमिंग कंप्यूटर तक भी आप आसानी से बना सकते हैं। क्या स्कूल में आर्डुइनो या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करने का अनुभव मिला था, या यह तुम्हारी पूरी तरह से व्यक्तिगत रुचि थी? तुमने इसमें खुद से अनुभव हासिल किया? सबसे पहले तो मैं इस प्रोजेक्ट की वजह से इसमें रुचि लेने लगा। एयरशिप्स? हाँ, एयरशिप्स की वजह से। यानी ये वे ज़रूरी कौशल और ज्ञान थे जिन्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तुम्हें खुद में विकसित करना पड़ा? असल में इस प्रोजेक्ट ने मेरी व्यक्तिगत रुचियों की दिशा को काफ़ी हद तक बदल दिया। यानी इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से पहले मेरी रुचि ज़्यादातर वीडियो गेम्स में ही थी, जैसे कि लोकप्रिय माइनक्राफ्ट और इसी तरह के अन्य मनोरंजक गेम्स वगैरह। अब जब मैं इस विशेष प्रोजेक्ट पर सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ, तो मेरी व्यक्तिगत रुचि और ध्यान ज़्यादातर इलेक्ट्रोटेक्निकल चीज़ों, विशेष रूप से जटिल प्रणालियों और शक्तिशाली रिएक्टिव इंजनों की तरफ बहुत अधिक हो गई है। क्या तुम्हें रफ्तार पसंद है? हाँ, एयरशिप्स शायद अगला वाला रिएक्टिव थ्रस्ट पे चलेगा। असल में सभी एयरशिप्स वास्तव में रिएक्टिव थ्रस्ट पर ही पूरी तरह से चलती हैं, क्योंकि वे एक दिशा में हवा फेंकती हैं और दूसरी दिशा में खुद आगे बढ़ती है। तो यह रिएक्टिव मूवमेंट का ही एक मूलभूत सिद्धांत है।
क्या तुम अक्सर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो, किसी से शेयर करते हो कि तुम घर पर एयरशिप्स बना रहे हो? नहीं, मैं ज़्यादा अक्सर वास्तव में नहीं बताता। और जब कभी इस तरह के ट्रांसपोर्ट की बात होती है तो तुम्हें आमतौर पर किस तरह की प्रतिक्रियाएँ मिलती हैं? लोग इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर कैसे सोचते हैं? क्या तुम्हें अक्सर इस विषय पर विस्तार से बात करनी पड़ती है या फिर लोग इसके बारे में पहले से ही काफ़ी कुछ जानते हैं? हाँ, काफ़ी बार। ज़्यादातर लोग पूछते हैं, इसकी ज़रूरत ही क्या है? अभी तो हम बिना एयरशिप्स के रह रहे हैं और सब कुछ ठीक ही है, बस यही। लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है, बेहतर हमेशा अच्छे का दुश्मन होता है। तो हाँ, विशालकाय एयरशिप्स वास्तव में सब कुछ और भी बेहतर बना सकते हैं। क्या तुम आगे भी इस प्रोजेक्ट को विकसित करने का सोच रहे हो शायद? ख़ास तौर पर इस प्रोजेक्ट को, शायद नहीं। अभी भी मेरा मन है कि सब कुछ फिर से एक बार पूरी तरह से बना दूँ। हाँ, लेकिन समय की बहुत अधिक कमी है, तो शायद मैं यह कर नहीं पाऊँगा। लेकिन पीछे मुड़कर जब मैं देखता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मैंने ढेर सारी गलतियाँ की हैं। गलतियों के बिना काम चलता है, लेकिन इन्हीं गलतियों ने तुम्हें बेहतर और अनुभवी बनाया है। हाँ, उदाहरण के लिए, मैंने एयरशिप्स की तैराकी क्षमता की गणना करते समय पंखों के वज़न को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। बाद में पता चला कि जो 50 ग्राम बचे थे, उनमें फिट होना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन सौभाग्य से मैंने बहुत सारा वज़न बैलास्ट के लिए छोड़ दिया था, तो लगता है कि यह उड़ ही जाएगा। तुमने इसकी भरपाई कर ली है। साथ ही तुम्हारे प्रोपेलर पर थ्रस्ट वेक्टर भी काफ़ी मजबूत और प्रभावशाली है। इसलिए इवन अगर ये थोड़ा भारी भी हो जाए, जो कि एयरशिप्स के लिए बिल्कुल सही है, तो भी इंजन की शक्ति की वजह से यह निश्चित रूप से आसानी से उड़ जाएगा। हाँ, सही है। और अभी मेरे पास एयरशिप्स पर एक स्थिर और काफ़ी शक्तिशाली मोटर है। वैसे भी जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये इस तरह के बड़े एयरशिप्स के लिए बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। तो अगर मैं भविष्य में फिर से ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट बनाता, तो शायद मैं 4 छोटे कम पावर वाले मोटर लगाता और उनमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल भी जोड़ता, जिससे उड़ान और भी अधिक स्थिर हो जाती। ताकि उससे आसानी से मैन्यूवर किया जा सके। हाँ, क्या तुम्हारे पास यूं कहें कोई योजनाएं या आइडियाज़ हैं निकट भविष्य के लिए, कोई और दिलचस्प प्रोजेक्ट बनाने का? शायद ये ज़रूरी नहीं कि वह एयरशिप्स ही हो, लेकिन क्या तुम किसी और दिशा में भी देख रहे हो? खैर, एक हवाई जहाज़ बनाना दिलचस्प होगा। या फिर एक रॉकेट? लेकिन सबसे पहले तो हवाई जहाज़ ही, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी किसी चीज़ को उड़ाने का अनुभव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। मतलब एक तरफ तो क्वाडकॉप्टर होते हैं जो बस सीधे-सीधे रिमोट से दिए गए सरल आदेशों का पालन करते हैं और दूसरी तरफ एक वास्तविक हवाई जहाज़ है जिसकी अपनी कुछ ख़ास और अनूठी ख़ासियतें होती हैं। जैसे तरह-तरह की अत्यधिक ओवरलोडिंग, क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक वग़ैरह। हाँ, मुझे लगता है कि दिलचस्प अनुभव होगा। हाँ। शुरुआत में मैं असल में हवाई जहाज़ पर ही प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, यानी एक रेडियो नियंत्रित हवाई जहाज़ बनाना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि एयरशिप्स ज़्यादा कूल हैं। सहमत हूँ। हाँ, कम से कम ये कहीं ज़्यादा दिलचस्प है, अभी तो ये हैं भी नहीं, और इसे हकीकत में लाना बहुत अच्छा होगा। तो हवाई जहाज़ के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शायद मैं कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं बना पाता, जो फैक्ट्री में पहले से बने हुए विकल्पों से किसी भी तरह से बेहतर हो। फिर भी मैं चाहता था कि सब कुछ अपने हाथों से करूँ। हाँ, मैं चाहता था कि ये कुछ ख़ास हो, कुछ अनोखा हो, कुछ ऐसा जो अभी तक मौजूद नहीं है। और एयरशिप्स जैसी चीज़ें तो हैं, लेकिन वे बहुत ही कम हैं। और अगर देखा जाए तो एयरशिप्स की बनावट इतनी आसान है कि उन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है। हालांकि बड़ी मॉडल्स के लिए इसमें काफ़ी इंजीनियरिंग होती है, लेकिन स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा विकल्प है, खासकर अगर आपको यह विषय पसंद है। और एयरशिप्स के मामले में आपको किसी भी प्रकार के जटिल एयरोडायनामिक सिमुलेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बस उनके वज़न को सही ढंग से संतुलित करना होता है, ताकि वे सीधे और स्थिर रूप से उड़ सकें और थोड़ी बहुत एयरोडायनामिक शेप बना देनी होती है। इसके विपरीत हवाई जहाज़ के मामले में या तो आपको बहुत सारी कोशिशें और गलतियाँ करनी पड़ती हैं या फिर अत्यंत जटिल सिमुलेशन वगैरह करने पड़ते हैं। हाँ, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वर्क है। शायद तुम भी एक दिन वहाँ तक पहुँच जाओगे। हाँ, बिल्कुल जी। क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है। तो मिखाइल, शायद अब हमें समाप्त करना चाहिए।
मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि तुम आए और अंत में शायद तुम्हारे पास कोई सलाह हो या कोई सिफ़ारिश हो उन युवा शुरुआती विशेषज्ञों के लिए जो भी इंजीनियरिंग में रुचि रखते हैं। शायद कुछ ऐसे शब्द हैं जो तुम इस समय उन्हें संबोधित करना चाहोगे, कुछ और कहना चाहोगे? हाँ, कुछ तो ज़रूर है। तो सबसे पहले कंडेंसर बहुत-बहुत उपयोगी होते हैं। सच कहूँ तो मुझे पहले बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि ये वास्तव में क्यों ज़रूरी हैं और इनका असल मतलब क्या है, ख़ासकर जब मैंने पहली बार इनके बारे में सीखा था। मतलब काम करने का सिद्धांत तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आता था, लेकिन ये विशेष चीज़ें क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका वास्तविक कारण मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। फिर ऐसा हुआ कि एक पूरा कोड लिखा हुआ था, जिसमें सारे आवश्यक कंपोनेंट्स मौजूद थे, एक सर्वो मोटर भी था और एक अर्डुइनो बोर्ड भी था। ये सब कुछ लगभग 5 सेकंड तक ठीक से चलता था और फिर अचानक से बंद हो जाता था। मैंने कई महीनों तक ये समझने की कोशिश की कि आखिर असली वजह क्या है, ये क्यों बंद हो जाता है और आखिरकार मुझे यह पता चला कि वहाँ क्षणिक रूप से अनुमत शक्ति से अधिक हो रहा था और यह समस्या कंडेंसर की वजह से ही आखिरकार हल हुई। साथ ही मैं यह भी पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कुछ भी यूं ही अचानक से नहीं टूटता, हमेशा कोई न कोई ठोस वजह होती है और उसे निश्चित रूप से ढूंढा जा सकता है। इसके अलावा यह भी एक सच्चाई है कि इंटरनेट सब कुछ जानता है। हाँ, सबसे ज़रूरी है सही तरीके से और बहुत ही स्पष्ट रूप से सवाल पूछना आना चाहिए। तो दोस्तों, तो इसी कारण से कंडेंसर बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। कभी भी अपनी हिम्मत मत हारिए और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना सीखिए। संक्षेप में यही सब कुछ है। मिशा, एक बार फिर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम हमारी इस टीम में शामिल हुए और एयरशिप्स में इतनी गहरी रुचि रखते हो। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर निकट भविष्य में हम तुम्हें अपनी टीम के सदस्यों में देखें। हम खुशी से तुम्हें फिर से स्वीकार करेंगे, फिर मिलेंगे। अगर तुम कभी मॉस्को आओ तो ज़रूर मिलने आना। हमें हमेशा तुम्हें देखकर खुशी होगी। जल्दी ही फिर मिलेंगे। हाँ, मैं भी एरोनोवा टीम को इस तरह का यह अवसर देने के लिए दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह शायद उन सभी जगहों में सबसे दिलचस्प जगह है, जहाँ मैं अपनी प्रैक्टिस की कल्पना कर सकता हूँ। और बेशक एयरशिप्स की टेस्ट फ्लाइट में भाग लेना और एयरशिप्स के विकास में शामिल होना, यह बहुत ही रोचक है। बहुत ही बढ़िया, वास्तव में शानदार। मुझे खुशी है कि तुम संतुष्ट रहे। फिर से कृपया हमारे पास आना। ज़रूर आऊँगा। ठीक है, हमेशा खुश और प्रसन्न रहो।